शादी के बाद मेरे शौहर की अपने भाइयों से नहीं बनती थी, इसलिए वो अपने भाइयों से अलग हो गया और हम दूसरे शहर शिफ्ट हो गए। शौहर ने यहाँ आकर एक फ्लैट लिया और हम वहाँ पर रहने लगे। उस वक्त मेरे शौहर के पास नौकरी नहीं थी। उसने नौकरी तलाश करने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसे नौकरी नहीं मिली। इसलिए उसने मेरा जेवर बेचा और दुबई चला गया। दुबई जाकर उसकी अच्छी नौकरी लग गई और वो वहाँ पर काम करने लगा। मैं फ्लैट में अकेली रहती थी। मैंने अपने शौहर से इसरार किया कि मैं अकेली नहीं रह सकती, इसलिए आप वापस आ जाएं। लेकिन वो कहने लगती कि बड़ी मुश्किल से मुझे ये नौकरी मिली है, मेरी तनख्वाह अच्छी है, इसलिए मैं अभी वापस नहीं आ सकता। लेकिन एक काम करो, मैं अपने भाई को फ़ोन करता हूँ, वो अपने बेटे को तुम्हारे पास छोड़ देगा। वो मेरा सगा भतीजा है, वो तुम्हारा बहुत ख्याल रखेगा। मैं शौहर को मना करना चाहती थी, लेकिन इससे पहले ही उन्होंने फ़ोन बंद कर दिया। अगले दिन दरवाजे पर दस्तक हुई। जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला तो मेरे शौहर का भतीजा बाहर खड़ा था और आते ही मुस्कुराने लगा। वो मुझे देखकर मुस्कुराने लगा और फिर ज़बरदस्ती मेरे गले से लग गया। उसकी इस हरकत पर मेरे जिस्म में करंट दौड़ गई। तब मुझे एहसास हुआ कि वो 14 साल का नहीं लगता, बल्कि जवान हो गया है। वो आते ही कहने लगा, चची मेरा कौन सा कमरा है? घर के अंदर सिर्फ 2 ही कमरे थे, इसलिए मैंने उस दूसरे कमरे की तरफ इशारा कर दिया। मैंने उसे खाना दिया। इतने में रात हो गई और मैं जल्दी से अपने कमरे में दरवाज़ा बंद करके लेट गई। मैं ज़्यादा अपने भतीजे के सामने नहीं जाती थी। दिन इसी तरह गुजरते गए। एक दिन मेरी तबीयत खराब हो गई तो मैंने भतीजे को अपने कमरे में सुला लिया, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मैंने कितनी बड़ी गलती कर ली है। मैं उस वक्त गहरी नींद में थी जब भतीजे का हाथ आहिस्ता आहिस्ता मेरे जिस्म पर फिर रहा था। इतने में मेरी आंख खुल गई। मेरे पूरे वजूद में उस वक्त बिजलियां दौड़ रही थी। मैं पिछले 6 माह से रुकी हुई थी, इसलिए खुद पर कंट्रोल ना कर पाई और ना चाहते हुए भी अपने शौहर के भतीजे के साथ वो सब कुछ कर डाला जो मेरे शौहर का हक था। मैंने पूरी रात उसके साथ। अभी कुछ देर पहले ही मेरे शौहर का फ़ोन बंद हुआ था। वो कह रहे थे कि उनका भतीजा शहर पहुंच जाएगा, वो यहीं पर पड़ेगा। मैं ये सुनकर बहुत परेशान हो गई, क्योंकि मैं तो एक छोटे से घर में रहती थी। मेरा शौहर बैरून मुल्क में नौकरी कर रहा था। मैं शहर रहना तो नहीं चाहती थी, क्योंकि मुझे गांव की ज़िंदगी बहुत अच्छी लगती थी और मैं सादा माहौल में ही रहना पसंद करती थी। लेकिन शौहर मुझे लेकर शहर चला आया। अब आसपास के लोगों के साथ मेरी जान पहचान हो गई थी और मेरा दिल भी यहाँ पर लग चुका था। लेकिन जब शौहर के भतीजे का सुना तो मैं परेशान हो गई। मैं सोचने लगी कि अगर मेरा शौहर यहाँ होता तो मुझे कोई फिक्र ना होती, और अब उसके भतीजे के साथ यहाँ अकेले रहना मुझे गैर मुनासिब लग रहा था। मैं अपने शौहर को भी मना नहीं कर सकती थी। मैंने उसका यहीं पर आकर स्कूल में दाखिला करवा दिया और वो यहीं पर पढ़ने लगा। एक दिन मैंने अपने भतीजे के लिए बिरयानी बनाई। बिरयानी देकर वो बहुत खुश हो गया। कहने लगा, चच्ची क्या बात है, आपके हाथ के जायके की बिरयानी खाकर मज़ा ही आ गया है। जब से आप शादी करके शहर आ गई हैं, मैंने इस किस्म की बिरयानी नहीं खाई है। आज खाई तो बहुत मज़ा आ गया है। फिर कहने लगा, चच्ची मैं आपके लिए तोहफे भी लाया हूँ, चले मेरे साथ कमरे में आए, मैं आपको दिखाता हूँ। मेरे भतीजे ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे कमरे के अंदर ले गया। मैंने कहा, मेरा हाथ छोड़ो, तो कहने लगा, चच्ची पहले तुम तोहफा तो देख लो। वो मेरे लिए एक फैंसी सूट लेकर आया था और कहने लगा, चच्ची ये मैं आपके लिए लाया हूँ। मैंने वो सूट पकड़ लिया। मुझे वो जिस तरह का लड़का लग रहा था, मैंने सोचा कि मुझे इससे दूरी ही रखनी चाहिए। मैं नहीं जानती थी कि मैंने अपनी ज़िंदगी को किस अजाब में मुब्तला कर लिया है। रात को वो मेरे कमरे में ही सोया था। उस रात मैं बाहर ही सोफे पर सोई हुई थी। मुझे अपने कमरे में सोने की आदत थी। मैंने कहा, अगले ही दिन मैं इसको कह देती हूँ कि मैं अपने कमरे में ही सोऊंगी, क्योंकि मुझे बाहर नींद नहीं आती। तुम ड्राइंग रूम में सो जाना। सुबह जब मेरी आंख खुली तो वो घर से जा चुका था और दोपहर को वो खुशी खुशी घर आया तो कहने लगा, मेरे टेस्ट में बहुत नंबर आए हैं। ये कहकर वो टीवी लाउंज में बैठ गया और सामने पड़ी एक टेबल के ऊपर अपना पाँव उसके ऊपर रख दिया और कहने लगा, आज मैं काफ़ी थक गया हूँ। फिर कहने लगा, चच्ची मुझे एक कप चाय बना दो। मैं किचन में गई और उसके लिए चाय बनाने लगी। फिर मैं उसके लिए चाय लेकर आई और उससे कहने लगी, मुझे अपने कमरे में सोने की आदत है, तुम दूसरे कमरे में सो जाया करो। तो वो कहने लगा, चच्ची हम एक ही कमरे में एडजस्ट कर लेते हैं और हम दोनों मिलकर साथ ही एक रूम में सो जाएंगे। मुझे उससे इस बात की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। उसकी ये बात सुनकर मेरा दिमाग घूम गया। मैं उठकर किचन में जाने लगी तो उसने मेरा हाथ पकड़कर कहा, चच्ची आप तो गुस्से में और ज़्यादा खूबसूरत लगती हैं। मैं जानती थी कि वो इस किस्म की बातों का क्या मतलब होता है। जिस तरह का वो लड़का लग रहा था, मुझे पता था कि उसको इस किस्म की बातों का मज़ा आता है। फिर वो टीवी लाउंज में बैठा मूवी देखने लगा और जिस किस्म की मूवी उसने लगाई हुई थी, उसकी आवाज़ मुझे किचन तक आ रही थी।
मेरा दिल चाह रहा था कि उसको जाकर खरी खरी सुना दूं कि तुम्हें कुछ तमीज नहीं है कि घर में अपनी चच्ची के होते हुए भी तुम इस किस्म की मूवी लगाकर देख रहे हो, और वो भी बिल्कुल ऊंची आवाज में। मैंने रात का खाना बनाया और अपने कमरे में चली गई। जब मैं अपने कमरे में एंटर हुई तो कमरे का हाल देखकर मेरा सर चकरा गया, क्योंकि कमरे की सारी चीजें बिखरी पड़ी थी। जूते कहीं पड़े हुए थे, चादरें कहीं पड़ी हुई थी। मैं तो बहुत ही नफासत पसंद लड़की थी और घर का बहुत ख्याल रखती थी। मैंने उसका सारा सामान उठाया और उसके बैग में डालकर बैग बंद कर दिया और आकर बाहर रख दिया। अब मैं उससे कुछ दूर रहने लगी। मैं खाना बनाकर अपने रूम में चली जाती और रूम को लॉक कर देती। अब मैंने सोच लिया था कि जब वो खाना खाकर दूसरे रूम में चला जाएगा तभी मैं बाहर आऊंगी। बेहतर है मैं इससे दूर ही रहूं। मैं जितना उससे दूर रहूंगी उतना ही मेरे लिए अच्छा होगा। अगले दिन उसने मेरे कमरे के दरवाजे पर दस्तक दी। मैंने दरवाजा खोला तो कहने लगा, खाना तो टेबल पर लगा दें चची, आपको तो एहसास ही नहीं है कि आपका भतीजा भूखा है। मैंने कहा, मैंने तो सब कुछ रेडी कर दिया था, तुम खुद ही प्लेट में डालकर खा लो। क्या तुम खुद उठाकर नहीं खा सकते? मेरी बात सुनकर उसने नफी में सारी हिलाया और कहने लगा, करने को तो मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। ये कहकर वो मुस्कुराने लगा। उसकी मानी की मुस्कुराहट मुझे जहर लगती थी। फिर वो मुझसे कहने लगा, चले जाएं, जल्दी से खाना लगाएं, मुझे बहुत भूख लग रही है। मैंने उसे गुस्से से देखा और किचन में चली गई और खाना गर्म किया। फिर मैंने खाना टेबल पर लगा दिया। फिर वो मुझसे कहने लगा, चच्ची आप भी मेरे साथ बैठकर खाना खा लें, हम साथ बैठकर खाना खाते हैं। मैंने कहा, नहीं, मैं अपने रूम में ही खाना खाऊंगी। तो वो कहने लगा, चच्ची परेशान नहीं हो, मैं आपको नहीं खाऊंगा, हम पर इंसानी गोश्त हराम है, मेरे साथ बैठकर ही खाना खा लें। फिर वो मुस्कुराकर कहने लगा, चच्ची मैं जब से यहाँ आया हूँ ना आप मुझसे बात करती हो ना ही मेरे साथ बैठती हो। मैं बहुत तंग आ चुका हूँ। मुझे लगता है कि चचा इसी वजह से आपको छोड़कर दुबई चले गए हैं। आप उनके साथ भी ऐसा रवैया रखती होंगी, ना उनके साथ बोलती होंगी ना बात करती होंगी। इस वजह से चचा तंग आकर आपको छोड़कर दुबई चले गए हैं। मैंने उसे गुस्से से कहा, तुम चुप कर जाओ और अपने काम से काम रखो। तुम्हें इस तरह की बातें करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं क्या करती हूँ, कहाँ बैठती हूँ, बोलती हूँ या नहीं बोलती, तुम्हें इस बात से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। तुम बस अपने काम से काम रखो। मेरे गुस्से को देखकर वो मुस्कुराने लगा और फिर कहने लगा, चच्ची आप तो गुस्से में भी और ज्यादा खूबसूरत लगती हैं। काश चचा की जगह मैं होता तो मजा ही आ जाता। उसकी ये बात सुनकर मेरा खून खोलने लगा। मैंने कहा, तुमको शर्म नहीं आती ऐसी बात करते हुए? मैं चच्ची हूँ तुम्हारी। तो वो कहने लगा, चच्ची आप भी ना। चच्ची भतीजे में इतना तो मजाक चलता है। आप शायद बेदार किस्म की औरत हैं। आप मेरे साथ जिंदगी गुजार कर देखें तो आपको पता चलेगा कि जिंदगी कितनी हसीन होती है। मैं उसे गुस्से से खड़ी देख रही थी। मैंने कहा कि मैं आज ही अपने शौहर को कॉल करूंगी और उससे तुम्हारी बात करती हूँ। वो तुम्हारा दिमाग ठीक करेगा कि किस तरह अपनी चच्ची से बात करते हैं। लेकिन उसे तो जैसे किसी बात की परवाह ही नहीं थी। अगले दिन मैंने अपने शौहर को फ़ोन किया और उनको उनके भतीजे के बारे में बताने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने मेरी एक ना सुनी और कहने लगे, वो बहुत अच्छा बच्चा है, जब से वो तुम्हारे पास आया है मेरी तो फिक्र ही खत्म हो गई है, मुझे उस पर पूरा भरोसा है। उन्होंने मेरी एक भी बात ना सुनी और फ़ोन बंद कर दिया। मेरे शौहर को अपने भतीजे पर बहुत भरोसा था, इसलिए उन्होंने मेरी कोई बात ना सुनी। एक रात मैं अपने रूम में सो रही थी। अचानक ही मुझे बाहर शोर की वजह से मेरी आंख खुली। मैंने देखा कि हमारे घर की छत पर 2 चोर थे। मैंने फौरन से दरवाज़ा बंद कर दिया और भागकर भतीजे के कमरे में गई। मैंने उसे बताया कि हमारे घर की छत पर चोर आ गए हैं और उनके हाथ में पिस्तौल भी है। ये बात सुनकर वो फौरन उठ खड़ा हुआ। इतने में वो दोनों चोर ऊपर का दरवाज़ा खटखटाने की कोशिश कर रहे थे। इतने में वो दोनों चोर ऊपर का दरवाज़ा खोलने की कोशिश कर रहे थे ताकि वो नीचे आकर लूटमार कर सके। मेरा भतीजा फौरन भागकर ऊपर वाले दरवाजे के पास गया। वो था तो 14 साल का, लेकिन अपने जिस्मानी मजबूती और कद काठ की वजह से 18-20 साल का लगता था। उसने भारी आवाज़ में उनको डराने की कोशिश की। उन्होंने जब उसकी आवाज़ सुनी तो वो डर गए। उनको लगा कि घर में कोई मर्द मौजूद है, इसलिए वो फौरन भाग गए। फिर भतीजे ने छत का दरवाज़ा खोला तो ऊपर कोई नहीं था। मुझे बहुत डर लग रहा था। मैं अभी भी डर रही थी। मैंने उसे फौरन नीचे आने को कहा और छत के दरवाजे को लॉक लगा दिया और फिर नीचे आकर अपने भतीजे के साथ कमरे में सो गई। फिर मेरी आंख चिड़ियों के चहचहाने की वजह से खुली। मैं अपने भतीजे के साथ बेड पर सोई हुई थी। मैं सोच रही थी कि मैं यहाँ कैसे आई। फिर मुझे गुजरी रात का सारा वाकया याद आने लगा और मैं सोचने लगी, मैं बुरी तरह लुट चुकी थी। मुझे नहीं पता था कि मेरे साथ क्या हुआ है। मैंने अपनी शलवार देखी तो मेरी शलवार पर सफ़ेद रंग के धब्बे लगे हुए थे, जिसे देखकर मैं बहुत ज़्यादा घबरा गई। और जब मैं वॉशरूम में गई तो मुझे काफ़ी ज़्यादा तकलीफ हो रही थी। अब मुझे समझ आ रहा था कि मेरे साथ क्या हुआ है। मुझे पता चल चुका था कि मेरे भतीजे ने मेरे साथ क्या किया है।
अगले दिन उसने मुझे एक वीडियो दिखाई जिसमें मैं बरहना हालत में थी और वो मेरे साथ सब कुछ कर रहा था। मैंने जब ये देखा तो मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई कि मेरा सगा भतीजा इस कदर भी गिर सकता है। अगले दिन जब मेरा भतीजा स्कूल से वापस आया तो मैंने डंडा उठाकर अपने भतीजे को मारना शुरू कर दिया। मैंने कॉल पे अपने शोहर को सब कुछ पहले ही बता चुकी थी कि ऐसे ऐसे मेरे साथ ये हो रहा है। मेरे शोहर ने कहा कि तुम घबराओ नहीं, मैं 1-2 दिन में पहुंच जाऊंगा। मैंने भतीजे को बहुत मारा और कहा कि तुमको शर्म नहीं आती अपनी सगी चच्ची के साथ ऐसे काम करते हुए। वो आगे से हंसने लगा और कहने लगा, चच्ची आप मुझे बहुत अच्छी लगती थी। जिस दिन चचा ने मुझे फ़ोन करके आपके घर भेजा था मैं उसी दिन से इसी इंतज़ार में था कि कब मैं आपके ऊपर अपना हाथ साफ करूं। मैंने ये सब कुछ बहुत देर पहले करने की कोशिश की लेकिन आप हमेशा ही मुझसे बहुत मोहतात रहती थी। लेकिन जिस दिन वो चोर घर में आए और आपने डर कर मुझे अपने साथ सुला लिया, उस दिन मुझे ये मौका मिला और मैंने अपना काम कर दिखाया। फिर मैंने उससे कहा, तुम फिक्र नहीं करो, तुम्हारे चचा तुमसे सारा हिसाब लेंगे। जिस पर वो कहने लगा, आप चचा को क्या बताएंगी? उन्हें मुझ पर बहुत यकीन है, वो आपकी बात पर यकीन करेंगे ही नहीं। ये सुनकर मैंने उससे कहा कि मैं उनसे पहले ही सारी बात कर चुकी हूँ और वो इधर पहुँचने ही वाले हैं। इसके बाद मैंने उसके मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ मारा और उसे घर से निकाल दिया। अगले दिन ही मेरा शौहर घर पर आ गया। रो रो कर मेरा बुरा हाल था, मेरी आंखें सूजी हुई थी, मैं बहुत ज्यादा रो रही थी। मैंने उन्हें बहुत बुरा भला कहा। मैंने कहा कि ये सब कुछ आपकी वजह से हुआ है। मैंने आपको बहुत समझाने की कोशिश की कि वो भले ही आपका भतीजा है लेकिन फिर भी मेरा उसके साथ अकेले रहना मुनासिब नहीं है, लेकिन आप थे कि मेरी बात सुन ही नहीं रहे थे। मेरा शौहर मुझसे माफिया मांगने लगा और कहने लगा, हाँ ये सारी मेरी ही गलती है, मैंने उस पर जानबूझकर अंधा एतबार किया, प्लीज मुझे माफ कर दो। इसके बाद मेरे शौहर ने FIA में अपने भतीजे के खिलाफ केस दायर कर दिया और उनका वो वीडियो भी दिखाई, जिसके बाद उन्होंने मेरे भतीजे को गिरफ्तार कर लिया, जिसके नतीजे में उसको 7 साल की कैद हो गई। इसके बाद मेरा शौहर ये घर बेचकर दूसरे शहर चला गया। ये सब कुछ बुलाने के लिए मेरे शौहर ने ये घर बेच दिया और हम दूसरे शहर चले गए। फिर उन्होंने मेरा वहां पर बहुत ख्याल रखा और आहिस्ता आहिस्ता मैं सब कुछ भूल गई। लेकिन फिर भी कभी कभी जब मुझे ये वाकया याद आता है तो मेरी रूह लर्ज जाती है।